स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 6 जल संसाधन चल रहा है। इसमें मुख्यतः हम भारत के जो जल संसाधन है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दराती जल क्या होता है, भौम जल क्या होता है और जल की मांग और उपयोगिता, सिंचाई के लिए जल की मांग क्या क्या है, इसका हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। और जल की गुणवत्ता क्या है, जल की क्वालिटी क्या होती है और जल का ह्रास कैसे होता है, इन सब के बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो जल संरक्षण और प्रबंधन है, यानी जल को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस सब का हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण निवारण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण का जो निवारण है उसको कैसे किया जा सकता है और उसके करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए कौन कौन सी हमारी संस्थाएं कार्य कर रही है, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण का निवारण। जो जल प्रदूषण है बच्चों, मुख्यतः वो कई कारणों से होता है। जैसे कि इससे पहले आपने पूर्व में पढ़ा विभिन्न तरह की फैक्ट्रियाँ, औद्योगिक कल कारखाने और विभिन्न तरह के मोटर वाहनों का जो हम प्रयोग करते हैं उससे निकलने वाला जो केमिकल धुआं है, उसका जो हमारे वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल दूषित होने के कारण उसके साथ साथ जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण भी हमारा जल प्रदूषण होता है, नंबर 1। और जो सेकंड इसमें है, जो हमारे कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, उससे निकलने वाले जो गंदा जो जल है वो सीधा हमारे जो हमारी नदियाँ आती है, सदाबहानी नदियाँ, उसमें सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण से उसमें जो हमारी नदियाँ वो काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो जल है काफ़ी प्रदूषण हो जाता है। इसी को रोकने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न तरह की जो भारत सरकार ने समितियाँ बना रखी है, विभिन्न तरह के जो बोर्ड बना रखे हैं, आज हम उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें जो है थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ। उपलब्ध जल संसाधन का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियां के प्रायः पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्र में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। यानी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो हमारा जल है काफ़ी गुणवत्तापूर्ण पाया जाता है। कारण वहाँ जनसंख्या ना होने के कारण, विभिन्न तरह की फैक्ट्रियाँ ना होने के कारण, कल कारखाने ना होने के कारण, और जो हमारे जो वाहन है उसका जो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है काफ़ी कम किया जाता है, जिसके माध्यम से कि वहाँ की जो जल की गुणवत्ता है, जो जल की क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी होती है अपेक्षा मैदानों की। फिर नीचे मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, कृषि हो गया, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र में जल का उपयोग किया जाता है मुख्यतः कृषि के लिए किया जाता है, पीने योग्य किया जाता है और घरेलू के कार्य के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ जो औद्योगिक उद्देश्य उसके भी प्रयोग के लिए किया जाता है जल का उपयोग। फिर नीचे है बच्चों, हम नीचे पढ़ते हैं। इसमें जो मैंने हेडलाइट कर रखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको यहाँ से जो मैं यहाँ से आपको बताते रहूँगा, आप कॉपी और पेन पकड़िएगा, उसको आपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, एक तो एक केंद्र का है और एक है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी दूसरा SPC। यानी इसका अगर मैं इसका इंग्लिश में बोलूँ तो सेंटर पॉल्यूशन, C का हो गया सेंटर, P का हो गया पॉल्यूशन और C का हो गया कंट्रोल, B का हो गया बोर्ड, यानी सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वैसे ही राज्य में है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दो बोर्ड हैं जिसके साथ 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जाता है। यानी इन दो संस्थाओं के माध्यम से जो हमारी जल की गुणवत्ता है, जल का जो ह्रास हो रहा है, इन दोनों का विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं बोर्डों के माध्यम से ये देखा जाता है कि जो हमारी नदियां हैं उसमें जो हमारी नदियों में होने वाले प्रदूषण है वो प्रदूषण कितने मात्रा तक पहुँच रहा है, उसके साथ साथ उस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, नदी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है। ऐसे ही राज्यों का भी
राज्यों के द्वारा भी किया जाता है। जैसे केंद्र के द्वारा किया जाता है नदियों का संरक्षण, वैसे ही राज्यों के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि आपने इससे पहले देखा, भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, जो हमारी गंगा नदी है इसको और या अन्य नदियाँ इनका संरक्षण करने के लिए, इनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना, जिसके माध्यम से कि हमारे भारत की जो संपूर्ण नदियाँ हैं उसको क्या एकदम से स्वच्छ किया जाए, पीने योग्य उसका जल बनाया जाए। इस तरह के जो बोर्ड बनाए जाते हैं ये जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते हैं। फिर हो गया, इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा यह दर्शाता है कि जैविक और जीवाणुविक संदूषण नदियों से प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। फिर नीचे है, दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अभी जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है वह कौन से? यमुना नदी। कहाँ से? दिल्ली से इटावा तक की जो इसकी दूरी है ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी जो प्रदूषित नदी है, अहमदाबाद से साबरमती, और लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार हो गया, कुओम हो गया, वैगई हो गया, हैदराबाद में मूसी, कानपुर में वाराणसी, कानपुर और वाराणसी में गंगा। यानी जब भी अभी आपने जो इतनी नदियों का यहाँ पर नाम सुना, ये भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। कारण क्योंकि इन नदियों के किनारे ही भारत के विभिन्न तरह के औद्योगिक कल कारखाने, इनका वहाँ पर विस्थापन होना, उसके साथ साथ विभिन्न शहरों का विस्थापन होना, इसी के कारण इन नदियों का जो जल है काफ़ी प्रदूषण है इसी माध्यम से। फिर हो गया भौम जल प्रदूषण। देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड, नाइट्रेस के संकेंद्रण के कारण होता है। जो भौम जल है, जो हमारे ज़मीन से जो जल प्राप्त होता है, जो कुआं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वहाँ जो उन जलों का विषैली होने का मुख्य कारण है फ्लोराइड और नाइट्रेस के कारण ही ये जल काफ़ी प्रदूषित होते हैं। फिर नीचे हो गया वैधानिक व्यवस्था। जैसे अब जो कानूनी व्यवस्था वो क्या है? जल अधिनियम 1974, यानी प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। इसको यहाँ से नोट डाउन के लिए कर दीजिएगा। जो जल अधिनियम है वो कब शुरू हुआ? क्या 1974 में। फिर नीचे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए। यानी भारत सरकार ने जल के प्रदूषण को रोकने के लिए काफ़ी अधिनियम बनाए। अधिनियम का मतलब होता है यानी कानून बनाना। यानी अगर कानून बन गया तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जो अधिनियम का मतलब होता है कानून, यानी भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका जो पूर्णतः अर्थ होता है कि अगर हम कोई भी उस कानून के विरुद्ध कार्य करें तो उसके मतलब हमें सजा का प्रावधान भी हो सकता है। इसी के माध्यम से भारत सरकार ने जल अधिनियम 1974 बनाया और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया। 86 मतलब इसका जो अधिनियम है लाए थे 1974 और 1986 में, लेकिन ये कोई प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए। इसका कारण कहीं हो सकता है क्योंकि लोगों ने इस ओर ज़्यादा रुझान नहीं दिखाया और लोगों ने इस नियमों को काफ़ी जो नियम बनाए थे भारत सरकार ने इसको काफ़ी अवहेलना की, एक हिसाब से हम कह सकते हैं। यानी नियमों का विरुद्ध चले जाना, यानी हम कैसे नियमों की अवहेलना करना। इसी माध्यम से ये नियम है, जो ये रूल्स है, काफ़ी प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं हुए। फिर हो गया 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग। जो 1997 में जो प्रदूषण फैला रहे थे 251 उद्योग, जैसे उद्योग नदी और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। यानी जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, जो हमारी गंगा नदी है, यमुना नदी है, चाहे आपने अभी पढ़ा, इसमें गोमती नदी हो गया और उसके साथ मदुरई में काली हो गया, और हैदराबाद में मूसी नदी पढ़ा आपने, उसके साथ साथ कानपुर और वाराणसी आपने गंगा नदी पढ़ा। यानी इन सब नदियों के किनारे ही हमारे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बसे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण हो रखा, कल कारखानों का निर्माण हो रखा, विभिन्न तरह की फैक्ट्रियाँ बन रखी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या विभिन्न तरह के उद्योग धंधे के साथ साथ यहाँ पर लोगों का निवास स्थान भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का जो निवास स्थान है इन गंगा के किनारे या गंगा के किनारे, गंगा के तट के ही किनारे अधिक है, जिसके माध्यम से कि ये नदियाँ काफ़ी प्रदूषित हो रही है। फिर नीचे हैं
जल उपकर अधिनियम 1977 यानी जो जल उपकर अधिनियम था 1977 यानी 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना था। इसको भी यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। जल उपकर अधिनियम 1977 का मुख्य कार्य क्या था? इसमें आप क्या लिखोगे? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रदूषण कम करना। फिर इसमें जल प्रदूषण के अधिप्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। यानी जो जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जो सरकार के द्वारा नियम बना रखे, सरकार के द्वारा जो कानून बना रखे, जो अधिनियम बना रखे, हम उसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। हमें इसमें स्वेच्छा से भी कार्य करना पड़ेगा। जन जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से कि जो जल प्रदूषण है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य ये तो हमारा जल प्रदूषण का निवारण, यानी जल प्रदूषण की जो निवारण या उसका निस्तारण करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया चल रही है और सरकार के द्वारा कौन कौन सा आयोग का गठन किया जा रहा है, इन सब पर हमने संपूर्ण अध्ययन किया। और कौन कौन सा आयोग की स्थापना कभी, इसके बारे में हमने देखा, और किन किन आयोग का मुख्य कार्य क्या था, हमने ये भी पढ़ा। तो बच्चों, ये था हमारा जल प्रदूषण का निवारण। आई होप, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट है जल का पुनः चक्र या पुनः उपयोग, यानी जो जल है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसको मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से समझाता हूँ, वो भी चित्र के माध्यम से। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, जल का पुनः चक्र या पुनः उपयोग, जल का जो रिसाइकिल किया जाता है वो कैसे किया जाता है। पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र में यह बताया जा रहा है कि मुख्यतः जो जल है उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। जो जलीय चक्र में जल की गति महासागरों से वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा तथा वायुमंडल से महासागरों स्थलों पर वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यानी जो जल चक्र है उसमें क्या होता है, जल की जो गति है महासागरों से वायुमंडल में कैसे पहुंचता है? वाष्पन के द्वारा। जैसे वाष्पन के द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है, फिर क्या होता है, वायुमंडल से महासागरों स्थल पर वर्षा एवं हिमपात के रूप में होती है। जो हमें वर्षा पुनः जो प्राप्त होती है वो वायुमंडल में पहुंचने के बाद महासागर और स्थल भाग पर वर्षा एवं या तो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है या हिमपात के रूप में उसको हम देखते हैं। यानी कुल वाष्पिक रंग का इसमें जो लगभग है, जैसा आपको दिख रहा होगा, 84% है। यानी 84% महासागरों से तथा 16% स्थलीय भागों से, नदी, झील, भूमिगत क्षेत्र तथा पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे जो 84% हमें जल की प्राप्ति होती है वो जो हमारे बड़े बड़े महासागर है उसके माध्यम से क्या होता है, जल वाष्प होता है। जैसे जल वाष्प होता है ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने के बाद क्या होता है, सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो 100% हो जाती है। जैसे जो सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो उसमें क्या होता है, संघनन होना शुरू हो जाता है। जैसे संघनन होना शुरू हो जाता है उसमें क्या होता है, फिर बादल बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बादल बनते हैं उसमें हिमकण और जलकण दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलने के बाद क्या होता है, वही बूंद के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे वो बूंद के रूप में दिखाई देता है उसका आकार बड़ा होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, फिर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जल की बूंदें हमें सीधे क्या होती है, हमें पृथ्वी में दिखाई देती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्षा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं जो जल चक्र। यानी जो जल का चक्र है, पुनः क्या हुआ, धरती से जल का वाष्पोत्सर्जन हुआ, धरती से वाष्पीकरण हुआ, उसी जल का पुनः वाष्पीकरण होने के बाद वायुमंडल में पहुंचा। वायुमंडल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, जो वायुमंडल में पहुंचा उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो उसकी प्रक्रिया है वो विभिन्न प्रकार की है। जैसे कि आपको समझा चुका हूँ, तापमान कम होता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तापमान कम होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। उसके साथ साथ संघनन होना शुरू हो जाता है। फिर बादल बनते हैं। बादल में जलकण और हिमकण के जो कण है आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो जलकण जो हिमकण मिलते हैं वो पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। और जैसे ही जो पानी की बूंद में वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वहाँ पर बनते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि जो जल की जो वो
जल की बूंदें हमें वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी में प्राप्ति होती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं जल चक्र। और जैसे कि यहाँ पर 84% है, यानी 84% क्या हो रहा है, महासागरों से महासागर से जो वाष्पीकरण हो रहा है। और जो 16% है आप यहाँ देख रहे होंगे, ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है स्थल भाग से, स्थल भाग से, ठीक हो गया। और स्थल भाग से हो रहा है, इसमें क्या होता है, स्थल भाग में जैसे हमारी जो नदियाँ हैं, जो झील है, जो भूमिगत क्षेत्र हैं, ठीक है, इसके माध्यम से पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके माध्यम से क्या पुनः हमें वर्षा के रूप में वो दिखाई देता है। इसे कहते हैं जल चक्र। अब थोड़ा मैं इसको नोट्स के माध्यम से समझा देता हूँ, इसकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है। आई होप आपको जो मैंने चित्र बना दिखा रखा है और जो चित्र यहाँ पर बन रखा है और जो मैंने आपको समझा रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमें पुनः इसके बारे में और अच्छी तरह जानकारी हासिल हो जाएगी। अब थोड़ा हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जलीय चक्र, इसमें क्या होता है, जैसे जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, ये आप सबको पता है। और उसके साथ साथ इसमें क्या है, अन्य तत्वों का चक्रण भी जल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जल अन्य तत्वों का परिवहन माध्यम होता है और जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले तत्वों के लिए भी जल विलयकार के माध्यम होता है। उसके साथ साथ पृथ्वी सतह पर लगभग 75% यानी 75% भाग झीलों, नदियों, समुद्रों तथा महासागरों के रूप में जल से ही घिरा है। जो हमारी पृथ्वी में जो हम 75% जल देख रहे हैं मुख्यतः कहीं, उसमें क्या है, जो हमारी झील है, नदी हैं, समुद्र और महासागरों, इसी के रूप में जल घिरा है। फिर नीचे है इसमें ये महासागरों में पृथ्वी के समस्त जल का 97% पाया जाता है। यानी जो महासागर में पृथ्वी का जो कुल जल होता है, टोटल जो वाटर होता है हमारी अर्थ में, जो महासागरों का कितना होता है, 97% भाग होता है। शेष 3% में इसे अधिकांश भाग ध्रुवीय हिम तथा हिम नदों के रूप में पाया जाता है। जो 3% हमें जल पाया जाता है वो कहाँ, जो ध्रुवीय हिम यानी जो उच्च अक्षांश में जो हिमपात हैं वहाँ पाया जाता है और हिम नदों के रूप में पाया जाता है। और 1% से भी कम यानी 0.75% जल हिम रहित अलवण जल के रूप में पाया जाता है। जो 3% है इसमें से क्या होता है कि 1% से भी कम यानी 0.75% जो हिम रहित अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है, जो नदियों, झीलों, भूमिगत क्षेत्रों आदि में पाया जाता है। फिर नीचे है जो जलीय चक्र, अभी मैं आपको समझा रहा था चित्र के माध्यम से, वो ये है कि जो जलीय चक्र में जल की जो गति होती है महासागर से वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा तथा वायुमंडल से महासागरों एवं स्थल पर वर्षा एवं हिमपात के रूप में होती है। अब आपको मैं समझा चुका हूँ कि वर्षा कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक। जो वर्षा होती है उसके लिए किस तरह की प्रोसेस होती है वो आपको पूरी तरह समझा चुका हूँ। तो आई होप आपको वो चीज़ें वहाँ पर समझ में आ चुकेंगी। हम सीधे इसको यहाँ पर पढ़ ले जाते हैं। फिर है कुल जो वाष्पीकरण का लगभग 84% महासागर से तथा 16% स्थलीय भागों से, नदी, झील, भूमिगत क्षेत्रों तथा पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर नीचे है बच्चों, वायुमंडल में संघनन होता है, बादल बनते हैं और वर्षण होता है। अब इसकी जो मैं प्रक्रिया आपको और अच्छी तरह डिटेल में समझा चुका हूँ। क्या होता है, सर्वप्रथम जो हमारे महासागर हैं या हमारे सागर है उसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके माध्यम से उसका तापमान काफ़ी होता है। तापमान काफ़ी होने के कारण क्या होता है, जल का वाष्पन हो जाता है। यानी जो जल है, वाष्पन का जो मतलब होता है, यानी वाष्पन का मतलब होता है जल का द्रव रूप में विस्थापित हो जाना। यानी क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जल का वाष्पन होता है। वाष्पन के द्वारा क्या होता है, उसमें तापमान में कमी आ जाती है। जैसे तापमान में कमी आ जाती है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण क्या होता है, उसमें जो सापेक्षीय आर्द्रता है काफ़ी बढ़ जाती है, यानी 100% हो जाती। किसी भी वर्षा का होना, उसमें सर्वप्रथम जो सापेक्षीय आर्द्रता है उसका 100% होना काफ़ी अनिवार्य होता है। फिर जैसे सापेक्षीय आर्द्रता 100% हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें संघनन होना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें संघनन होता है, फिर क्या होता है, उसकी जो अगली प्रोसेस है वो बादल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बादल बनते हैं, उसमें जलकण और हिमकण के
जो तत्व आपस में मिल जाते हैं उनके मिलने से क्या होती है, वह जल की बूंदों में हमें प्राप्ति होती है। जैसे वह जल की बूंदों में हमें प्राप्ति होती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, वो जल की बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। ये होती है वर्षा होने की प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर है कुल वर्षा का 77% यानी 77% महासागर में तथा 23% महाद्वीपों पर होता है। इस प्रकार स्थलीय भागों में वर्षा का 23% अधिक यानी लगभग उसका 60% होता है, यानी जो हमें प्राप्त होता है। इसी से नदियों एवं सरिताओं की उत्पत्ति होती है। जो हमारी नदियाँ होती हैं इसी से उत्पत्ति होती है वर्षा के जल के माध्यम से, जो कई नदियाँ बनती हैं। और जो कई नदियाँ होती है जो सदाबहानी होती है, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा यमुना नदी, ये क्या होती है हमेशा सदाबहानी। और कई नदियाँ ऐसी होती है जो जल से हमें प्राप्त होती है, जैसे नदियाँ बन जाती है, सरिताएँ बन जाती है, की उत्पत्ति इसी के माध्यम से होती है। तो फिर है नीचे जो अंततः महासागर में जल पहुँचाती है। जो हमारी नदियाँ जो सरिताएँ वो क्या करती हैं, अंततः महासागर में जल पहुँचाती है। यही चक्र सतत रूप में चलता रहता है और पृथ्वी पर जीवन बना रहता है। इसी को कहते हैं जलीय चक्र या जल का पुनः रिसाइकिल या जल का पुनः उपयोग करना। इसी को कहते हैं जल का पुनः उपयोग करना। तो बच्चों आई होप यहाँ पर उम्मीद है कि आपको जो जलीय चक्र है वो अच्छी तरह काफ़ी डिटेल्स में जो मैंने समझा है वो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वह है जल संभर प्रबंधन। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं मुख्य चीज़ें। जो जल संभर प्रबंधन का से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातली और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। यानी जो धरातली जल पड़ा था अपने नदियों से, सरिताओं से, तालाबों से, और जो भौम जल पड़ा कुओं के माध्यम से, उनका जो दक्ष है, उनकी जो कौशलता है उसके प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करना है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, विभिन्न विधियाँ, जो हमारे बहते जल हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, उसकी जो विधियाँ है, अंतः श्रवण हो गया, उसके माध्यम से, तालाब के माध्यम से, पुनर्भरण के माध्यम से, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचय या पुनर्भरण शामिल है। यानी जो भौम जल है इस माध्यम से उसको रोका जा सकता है। इसी को कहते हैं जल संभर प्रबंधन, यानी उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए आपको जैसे मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझा रहा हूँ, पेन और कॉपी पकड़िएगा, उसको वीडियो के वहाँ पर पुश कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद ये आपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नीचे है तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक में हो गया, जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणी, और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है। ये था जल संभर को कैसे हम रोक सकते हैं, उसका क्या अर्थ है। अब सीधे हम नीचे पढ़ते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए। यानी जल को जो मैनेजमेंट करना, उसका जो प्रबंधन करना है, उसको हमने कैसे जल का संरक्षण करना है, उसके लिए जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार है उसने विभिन्न तरह के प्रोग्राम से चलाए। इनमें से कुछ प्रोग्राम इस प्रकार है, जैसे कि हम नीचे देखते हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए गए, यानी जो सरकार से अलग है, यानी निजी क्षेत्र के द्वारा जो उन्होंने अपने स्वायत्त भाव से वो चीज़ें चलाई। जैसे कई हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं, जैसे उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, और उसके साथ साथ इनके द्वारा जो चलाई गई विभिन्न तरह की जो योजना है, इसे हम कहते थे स्वायत्त या गैर सरकारी संगठन। इन्होंने अपना स्वयं का संगठन बनाया पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे गौरा देवी जैसी महान व्यक्तित्व ने अपना योगदान दिया। जो इस तरह की जो कार्य करते हैं वो अपने गैर सरकारी यानी सरकार से हटके करते हैं, निजी क्षेत्र में करते हैं, अपने व्यक्तिगत भाव से करते हैं, जिससे पर्यावरण से काफ़ी प्रेम होता है। वो क्या करते हैं, वो लोगों को जागरूक करते हैं इस माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से। ठीक, इसमें जो पहला है हरियाली केंद्र। ये क्या है, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा इसमें पहला हो गया हरियाली यानी इसमें जो मुख्यतः जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। और
इसका जो मुख्य कार्य बच्चों यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। जो हरियाली का जो मुख्य कार्य है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, पहला तो पॉइंट है जो हरियाली है किसके द्वारा शुरू की थी, केंद्र सरकार द्वारा। और इसका जो मुख्य कार्य था वो था, यानी जो मुख्य उद्देश्य था, जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना था। किसका मुख्य उद्देश्य था? जो केंद्र सरकार ने जो पहली परियोजना चलाई, हरियाली। फिर नीचे नीरू मीरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन में आता है। जो नीरू मीरू परियोजना किससे संबंधित है? वहाँ ऑप्शन दे देगा आपको, पर्यावरण से संबंधित है, जल से संबंधित है, या उद्योग धंधों से संबंधित है, या अन्य से संबंधित। इस तरह के आपके क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इसलिए आप ये चीज़ें यहाँ से काफ़ी ध्यानपूर्वक, इसलिए आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना भी होगा, और ये चीज़ आपको हमेशा याद भी रखनी होगी। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही है, जो आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है नीरू मीरू, इसमें क्या है, इसका जो संचालन हुआ था मुख्यतः आंध्र प्रदेश से हुआ था। इसमें है जल और आप, यानी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, अरवारी पानी संसद, यानी अलवर है राजस्थान में, ठीक हो गया। लेकिन जो इसका मुख्य जो एजेंडा, इसका जो मुख्य एजेंडा या जो मुख्य कार्य था वो जल से संबंधित था। इसको थोड़ा हम पूरा पढ़ लेते हैं। नीरू मीरू यानी जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और अरवारी पानी संसद, यानी जो यह है अलवर है राजस्थान में, के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचनाएं, जैसे इसमें है अंतः श्रवण तालाब, यानी जोहड़, यानी वहाँ जो तालाब है, तालाब को जोहड़ कहा जाता है, की खुदाई की गई, और रोग बांध बनाए गए। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रह संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संरक्षण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी यहाँ इमारत का अगर प्रोग्रेस करे, इमारत का निर्माण कर रहे हैं, बिना जल संरक्षण के नहीं कर सकते। यानी जो मुख्य जो यहाँ पर जो याद करने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, नीरू मीरू जो परियोजना है किससे संबंधित है, जल से है। और ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। और सर्वप्रथम ये अलवर संसद, यानी अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचना की गई थी। इसमें कौन कौन से की थी? राजस्थान के माध्यम से अंतः श्रवण तालाबों और तालों की खुदाई की गई थी, जो जल तथा रोधक बांध बनाए गए थे। ये था मुख्य इसका उद्देश्य। अब है नेक्स्ट वर्षा जल संग्रह। जो वर्षा जल है उसको हम कैसे संग्रह कर सकते हैं? इसको जो संग्रह करने का जो मुख्य चीज़ है, जैसे हो गया तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा, कुओं के माध्यम से, इस तरह से हम क्या करते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का ये मुख्य टॉपिक, जो मैंने यहाँ हेडलाइट कर रखा नीले उससे, आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसको आप स्वयं पढ़ोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ ज़रूर लेना। जो ये हेडलाइट मैंने कर रखा है इसको ज़रूर पढ़ लेना। आप इसमें जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगेगी उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। और फिर इसमें जो आपको चित्र दिख रहा है इसको भी बना लीजिएगा। इसमें आ सकता है जल संरक्षण को कैसे, जल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, उसको चित्र के माध्यम से समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला हो गया, जैसे आप देख रहे होंगे, जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, झीलों द्वारा हो रहा है और कूपों द्वारा हो रहा है। उसके साथ साथ ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो जल को संरक्षण कर रहे हैं, जल को हम बचा रहे हैं, उसको बचाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, इस चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। जैसे डैम के माध्यम से उसको जल को क्या किया जा रहा है, उसका पुनः रिसाइकिल किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, फिर डैम बनाया जा रहा है, फिर जो डैम का बहुउद्देशीय परियोजना है उसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, या कोई छोटे डैम बन रहे हैं तो उसको बिजली के उत्पादन के लिए लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इस तरह के विभिन्न तरह के जो उपाय किए जा रहे हैं जल को संरक्षण करने के लिए, और उससे हमें जो मिलने वाला जो लाभ है वो इस तरह के हैं। और फिर नीचे एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन भी आता है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2000 की मुख्य विशेषता कौन कौन सी थी। आप इसमें ये पढ़ भी लीजिए, जितने इसके मुख्य मुख्य बिंदु है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप अपने नोट्स के रूप में इसको बना लीजिएगा। फिर नीचे हो गया जल क्रांति, जो जो जल है उसमें, जो जल है उसके लिए क्रांति का जो अभियान चला था वो 2015-16 में वो किस तरह से चला था, आप इसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब है हमारा अभ्यास यानी प्रैक्टिस सेट। अब इसको आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इसके जितने भी टॉपिक काफ़ी डिटेल्स में आपको समझा दिए हैं, और हर एक टॉपिक को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ाया है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह पढ़ोगे, देखोगे और इस बुक्सों को 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर स्वयं मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जल संसाधन। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से, जितने भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा, और जितना भी यहाँ फैक्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप, आप उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, आपको पूर्ण तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।